नमस्कार, हरियाणा तक देख रहे हैं आप और मेरा नाम है सोनिया सत्यानीता। तो यहाँ जंतर मंतर पर पहलवानों का धरना जारी है। सतेंद्र मलिक इस वक्त मेरे साथ हैं, उनके साथ एक और पहलवान है, ये भी हमारे साथ हैं। चूँकि हमने आपका जो है एक और पहले एक वीडियो देखा था जिसको जो है मीडिया ने या फिर हम कहें कि समाचारों ने उन खबरों में नाम दिया गया था थप्पड़ कांड का। अब उसके बाद हम ये देख रहे हैं, तो जिस तरह से कुश्ती या पहलवानों को लेकर जो खबरें लगातार सामने आ रही हैं, उनको लेकर पहलवानों में हताशा है, निराशा है? नहीं, हताशा निराशा का जो टाइम था ना वो पहलवानों का मेरे ख्याल से अब बिल्कुल दूर होने का टाइम आ गया। अब जो चीज़ पहलवानों ने की है, उन्होंने जो है यहाँ पे बैठ के एकता दिखाई है और जो बोलने की हिम्मत उन्होंने दिखाई है, एक किस्म से आप बाहुबली ही लगा लो हमारे जो अध्यक्ष हैं उनको। और उनके खिलाफ जब इतने सच्चाई के साथ बात रखने का दम जो दिखाया है हमारे देश के पहलवानों ने, वो एक बहुत ही काबिल तारीफ़ है। और ख़ासकर मैं कहना चाहूँगा जो विनेश और इन जितने भी हमारी ये बहनें हैं, साक्षी हैं, जितने भी इन्होंने आगे यहाँ पे बैठ के बोलने की इतनी हिम्मत दिखाई है, उसमें एक भी तो कोई झूठा एलिगेशन मेरे ख्याल से इन्होंने कोई इस तरह की कोई बात नहीं की है कि भी उसमें किसी तरह का कोई शक हो कि भाई कोई ये बोले कि भाई ये तो ऐसे ही बोल रही हैं। कुछ लोगों ने हालांकि बोला भी है कि भाई ये सब झूठे एलिगेशन लगा रहे हैं। तो मैं उनसे यही कहना चाहूँगा भाई, जब तुम्हारे खुद परिवार में किसी बच्चे के साथ ऐसी कुछ बात होगी ना, तब तुम ये बोलना कि भाई हमारा बच्चा तो झूठ बोल रहा है, तब हम आपको मानेंगे कि हाँ भाई तुम में दम है। तुम वो गुलामी की आदत। और यहाँ पे जो बैठे हैं ना, इन्होंने सदा देश का मान बढ़ाने का काम किया है। इनको क्या ज़रूरत है झूठ का सहारा लेने की या इस तरह के कुछ काम करने की, जिसको इस तरह के कि भाई अपनी इज्जत तक की बात यहाँ पे बैठ के करनी पड़े इनको कि हमारे साथ ऐसा होता है कैंप में। भाई मेरे ख्याल से कोई लड़की ऐसी नहीं होगी जो अपनी इज्जत पे अपना ये कहने की हिम्मत रखती हो किसी के सामने कि भाई मेरे साथ ऐसा किया गया है। यहाँ पे बिल्कुल साफ तौर से आज भी और कल भी विनेश ने बिल्कुल क्लियर ये बोला है कि भाई हाँ, हमारे पास हैं जो लड़कियाँ जिन्होंने इस चीज़ को फेस किया है, वो बैठ के सामने। पर वो चीज़ एक ऐसी जगह पे होनी चाहिए भाई उनका नाम कहीं बाहर ना आए देश में, ताकि उनको फ्यूचर में उस चीज़ का फेस ना करना पड़े, भाई उनको किसी तरह की आगे दिक्कत ना सहनी पड़े। आपके मसले में कोच पर हम ये माने कि उन पर आरोप रहा कि वो इस तरह से किसी भी खिलाड़ी को हरवाने के लिए क्या क्या नहीं करते हैं। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं एक बाहुबली पर जो कि WFI के प्रधान है, तो हम ये माने कि जो ऊपर चाहे कोच होते हैं चाहे प्रधान होते हैं, तो शोषण का जो ये लड़कों के साथ भी होता रहता है। नहीं, लड़कों के साथ तो जैसे मेरे साथ वहाँ पे चीटिंग हुई थी कॉमनवेल्थ गेम्स की ट्रायलों में, आपने सब बातों का अच्छी तरह से पता है। तो उस टाइम पे भी आप ये देखो, मुझे तो स्टार्टिंग में जब सब कुछ और रिकॉर्डिंग वीडियो वगैरह देखने के बाद भी सिर्फ मुझे बैन कर दिया गया लाइफ टाइम। फिर वही खाप की पंचायतें हुई, वो तो हंगामा हो गया, बहुत बड़ा मसला हो गया था वो भी। तो उसके बाद जब फेडरेशन पे कुछ बात आई तो इन्होंने बोला कि भाई हम अपना बैन वापस ले रहे हैं, पहलवान को बैन नहीं कर रहे। उसके बाद मुझे एक ऐसे मामले में बैन कर दिया गया जिसमें शायद आज तक किसी खिलाड़ी को ये चीज़ें नहीं झेलनी पड़ी। मुझे एक सैंपल मिस होने के उसमें मुझे बैन कर दिया गया कि भाई अब तुम अपना कानून कोर्ट कचहरी घूमता रहे, यहाँ से अपनी लड़ाई लड़ता रहे। और अपनी तरफ से बिल्कुल फेडरेशन साफ भी हो गई कि भाई हमने तो ऐसा कुछ किया नहीं। अब उसी मामले में मैं ये कहना चाहूँगा कि भाई ये इसी देश में 2016 में नर्सिंग का सैंपल पॉजिटिव पाने के बाद उसको ओलंपिक में भेज दिया गया क्लीन चिट दे के नाडा के द्वारा कि भाई जा तू ओलंपिक खेले। वहाँ पे वाडा को जब पता चला तो उन्होंने दोबारा उसको बैन किया। तो ये कौन सा दोगला कानून है देश का, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि भाई एक खिलाड़ी को तो उसका कोई सैंपल चेक किए बगैर ही 4 साल के लिए बैन कर देते हैं, और एक खिलाड़ी को सैंपल में पॉजिटिव पाने के बाद भी ओलंपिक तक भेज देते हैं। तो बहुत बड़ी बात है अगर कोई सोचे तो ये। पर चलो ठीक है, हम तो कैरियर के लास्ट उसमें चल रहे हैं, मुझे कोई खास फर्क भी नहीं पड़ता अब इस चीज़ से। पर जो आने वाले हमारे फ्यूचर है, बच्चे हैं जो नए नए ऐसे हैं, उनका क्या होगा। वो अपना फ्यूचर सिक्योर करने के लिए जो ये सीनियर्स पहलवानों ने ये लड़ाई शुरू की है, अगर इसमें कामयाब होते हैं तो इन बच्चों का फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा और ये अच्छे से अपनी पहलवानी करेंगे और देश को मेडल लाके देंगे ओलंपिक्स में। अच्छा, ये कामयाब नहीं होता है ये अभियान? और ये 100% कामयाब होगा, इसमें कोई शक की गुंजाइश ही नहीं है। इसमें तो अभी से इनके पास आ रहे हैं ऑफर कि भाई हम एक बार बात कर लो, मीटिंग कर लो, कुछ इस तरीके के। और ये खिलाड़ी, मैं एक क्लियर और स्पष्ट बात ये कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि ये आए ही इसलिए हैं, इनको हमारे देश के जो प्रधानमंत्री है उस पर ये लगा लो
बहुत ज़्यादा भरोसा है। क्यों, वो हैं भी इस लायक, वो खिलाड़ियों से उनका हालचाल पूछते रहते हैं और जब भी कई बार खेल होते हैं स्पेशल कॉल करके भी बात करते हैं। विनेश से उन्होंने पर्सनल घर पे डिनर पे बुला के बात की फैमिली के साथ। तो ये हौसला ही नहीं वहीं से मिला है कि भाई जब देश का प्रधानमंत्री हमारी इतनी केयर करता है तो क्यों ना हम अपने हक की लड़ाई के लिए आवाज़ उठाएं और अपने लिए लड़ाई लड़ें। तो बहुत अच्छी ये शुरुआत की है इन्होंने और 100% इसमें हम कामयाब रहेंगे। और कुश्ती को जिन्होंने हमेशा देश का मान बढ़ाया है उस खेल को और अच्छे और अधिक ऊंचाइयों पे लेके जाने का काम करेंगे साथ में मिलकर सभी पहलवान। जैसे हम यहाँ माने कि क्षेत्रवाद भी ब्रजभूषण साहब ले आए हैं कि देखिए जी हरियाणा है, हरियाणा के खिलाड़ी क्यों, यूपी के क्यों नहीं। अब देखो आप एक बात बताओ, जो वहाँ पे वो फेडरेशन की तरफ से बयान आ रहा है कि भाई हरियाणा के खिलाड़ी मेडल लेके जीत के ले आते थे, बाकी स्टेट रह जाती थी। तो मेरे को ये बताओ भाई, हरियाणा के खिलाड़ी कुश्ती में इतनी मेहनत करते हैं, उनका खान पान अच्छा है, उनका रहन सहन अच्छा है, उनके कोच खलीफा गुरु अच्छे हैं, तो इसमें खिलाड़ियों की क्या गलती है भाई? उनकी टीम को क्यों घटा रहे हैं वो भाई? और खिलाड़ी के साथ माँ बाप भी तो मेहनत करते हैं ना। मेहनत करते हैं, पूरी फैमिली मेहनत करती है। अब एक छोटी सी बात है, अब ये बोल रही है फेडरेशन कि भाई और स्टेटों के मेडल भी अब आने लग जाएंगे इस तरीके से हरियाणा के बच्चे। भाई उस मेडलों का फ़ायदा क्या होगा? आप ये बताओ, मणिपुर का बच्चा मेडल जीत लेगा तो मणिपुर का बच्चा यहाँ से तो जीत लिया किसी तरह पूल वगैरह पढ़ के मेडल, क्या मणिपुर का बच्चा कुश्ती में ओलंपिक से मेडल ले आएगा? फिर एक सिर्फ कैंप में रहने के लिए। और जो हमारे हरियाणा के बच्चे हैं, जैसे मान लो कैंप में 4 पहलवान रहते हैं, तो 4 पहलवानों में मान लो एक मणिपुर का मेडल आ गया, एक गुजरात इस साइड का महाराष्ट्र का मेडल, महाराष्ट्र के तो चलो ठीक पहलवान है, एक कहीं और अदर जो कमज़ोर स्टेट हैं बिहार का आ गया, और एक हरियाणा का। तो फिर उनके पार्टनर बनने में दिक्कत होगी कैंप में उनको। भाई कैंप में वही तो बच्चे रहने चाहिए जो लायक हों उस चीज़ के, जिनमें दम हो लड़ने का, जो जोर कराने में मदद करें, जो प्रैक्टिस कराने में एक दूसरे की मदद करें। तो ये चीज़ तो खिलाड़ियों के लिए ही नुकसान की है। भाई उस हरियाणा मेडल देता तो हरियाणा पे फोकस रखो बढ़िया अच्छी तरीके से, हरियाणा देश को मेडल देगा। ये तो है नहीं भाई हरियाणा का पहलवान मेडल जीत के आया तो बस हरियाणा में ही रहेगा। मान सम्मान तो देश का बढ़ेगा वहाँ पर जब देश के। और आप किसी भी ओलंपिक में देख लो, सभी आज तक कुश्ती में साक्षी, बजरंग, सुशील पहलवान जी, सब ने ओलंपिक में जो मेडल दिए हैं वो यहीं से तो हरियाणा दिल्ली से तो दिए हैं। तो ये थोड़ी है कि भाई आप हरियाणा को डाउन करके और स्टेटों को अप कर दोगे। अब बोल रहे हैं कि हम और नेशनल स्टार्ट कर दिए, 23 नेशनल करवाते हैं, हम ये करवाते हैं। भाई ज़रूरत क्या है उनकी? उनका फ़ायदा क्या है? किसी खिलाड़ी को कुछ जो सर्टिफिकेट उन्हें ओपन नेशनल में मिलता है उसका कुछ फ़ायदा मिलता है? किसी को जॉब मिलती है, किसी को कुछ मिलता? स्पॉन्सरशिप तो क्या, वो तो सब खा गए। स्पॉन्सरशिप तो जो खिलाड़ियों की आती है मिलेगी तो कहाँ से? और मुझे ज़रा ये बताएं, आप जैसे जो नए पहलवान हैं, इस पूरे मसले पर आप लोगों का क्या सोचना है? हम भी जी जब सीनियर खिलाड़ी बोलते हैं इन्होंने इतनी हिम्मत बनाई है तो हम भी इनके साथ सीनियर खिलाड़ियों के साथ है। जूनियर खिलाड़ी भी अकेले तो हमें भी इतनी हिम्मत नहीं होगी कि हम बोल पाएंगे, यही बात है। तो इस तरह के जब मसले हैं तो डर लगता है कि अगर हम भी मेट पर जाएंगे या हम भी इस तरह की जब फाइट करेंगे तो हमारे साथ भी हो सकता है? नहीं जी, अब तो ये चेंजिंग हो जाएगी, अब तो डर की कोई बात ही नहीं होगी। प्रेसिडेंट को ही चेंज कर दिया जाएगा, सारे खिलाड़ी एक साथ इतनी ताकत लगा रहे हैं। अब ये है ना, पहले होता था जब हमारे पहलवान थे जो मान लो थोड़ा ये चीज़ अभी नहीं, ये चीज़ हम है ना जैसे बचपन से देखते आ रहे हैं। जैसे ट्रायल्स वगैरह होती तो ट्रायलों में है ना किसी भी पहलवान को, जैसे अब हमारे अमित धनखड़ वो भी यहाँ पे बैठे हैं, या उससे पहले 74 kg में रमेश बुरा पहलवान था, और भी बहुत सारे पहलवान हुए हैं जो बिल्कुल क्लियर, जिनको कुश्ती में चीटिंग करके ऐसे जैसे मुझे हरा था उनको हराया गया। रमेश बुरा जो पहलवान है डीएसपी हैं, वो एसपी हो गए होंगे हरियाणा पुलिस में, वर्ल्ड के मेडलिस्ट हैं। उन्होंने उनको एक कॉमनवेल्थ गेम्स की ट्रायल्स में हरवा दिया सोनीपत, एक कोच ने, रेफरी था। उस पहलवान ने बीच में ही कुश्ती छोड़ दी पहले ही राउंड में कि जब तुम इतनी ही चीटिंग कर रहे हो तो मैं लड़ता ही नहीं, आप इसी को जितवा दो। वो कुश्ती छोड़ के वहाँ से चले गए। उनके जाने के बाद जिसके साथ कुश्ती छोड़ी वो पहलवान डोप में पॉजिटिव मिल गया, तो तब कुछ ही 3rd पर्सन का नंबर डलाया था वहाँ पे कॉमनवेल्थ गेम्स में। पर चीटिंग तो हुई ना, कितने बड़े लेवल के खिलाड़ी है, तो वो चुपचाप सहन करके चले गए। अमित धनखड़ सहन करके चला गया, बहुत बार हुई अमित के साथ भी चीटिंग। पर जो अभी ये जो मेरा इंसिडेंट हुआ ना पिछली बार,
ये गेम्स की ट्रायल्स में इनको भी ये अंदाज़ा नहीं था कि भाई बात इतनी हद तक बढ़ जाएगी कि मार पिटाई तक खिलाड़ी उतारू हो जाएंगे। वो इसलिए होना पड़ा मार पिटाई तक भी उतारू कि भाई एक जो लिमिट होती है ना, जो जैसे आज हमारे यहाँ पे पहलवान बैठे हैं, इनकी जो लिमिट क्रॉस होगी, सिर के ऊपर से पानी चला गया, तब आके इन्होंने डिसीजन लिया कि भाई बस अब और नहीं, और अब नहीं तो फिर कभी नहीं। तो ऐसे ही सिचुएशन मेरे साथ हो गई थी वहाँ पे ट्रायल्स में भी, बस और नहीं, इससे ज़्यादा मेरे पास है क्या, जो पूरा कैरियर ही ख़राब कर रहे हैं। तो वही सिचुएशन आज इन खिलाड़ियों के साथ पैदा हो गई थी, तभी आगे यहाँ पे बैठे हैं, और उसी यही सिचुएशन उस दिन मेरे साथ थी। तो वो चीज़ें जो मुझसे हुई, मुझे उस चीज़ों का आज भी कोई पश्चाताप नहीं है, ना मुझे कोई दुख है, और अन्याय ना पहले कभी सहा, ना आगे कभी सहेंगे, ना किसी से हम डरते हैं। और वैसे भी हरियाणा वाले है ना, एक बिल्कुल ख़ास बात होती है, ये हरियाणा वाला है ना, कोई भी खिलाड़ी हो कभी किसी से डरेगा नहीं, मतलब ना किसी का अन्याय सहेगा, ना कोई दबाव मानेगा। हाँ, वो जवाब ज़रूर देगा, थोड़ा लेट देंगे पर जवाब ज़रूर देंगे, वो डरेंगे नहीं कभी किसी से। अब उस थप्पड़ कांड के बाद भले ही आप ये कह रहे हो कि करियर जो है वो मेरे अंतिम पड़ाव पर तो आ ही गया, उसके बाद जो मानसिक तनाव जो हुआ होगा, जो जो दिमाग के भीतर जो चला होगा, जिसने आपको तोड़ा होगा, वो ज़रा बताना चाहें। मैंने ये चीज़ है ना बहन जी आपको पहले भी बताई थी, मानसिक तनाव पहलवान बिल्कुल ज़्यादा देर तक रहते नहीं मानसिक तनाव में। पहलवानों की खासियत होती है, क्यों, उन्होंने बचपन से ही यही रहता है, भाई खाया पिया, मेहनत की, अपना रेस्ट किया। तनाव अगर रहेगा तो खिलाड़ी बनेगा ही नहीं। तो थोड़ा बहुत हो जाता है, डिप्रेशन वगैरह की बात हो जाती है कि भाई ये क्या हो गया, पर मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं, मैं मजबूत हूँ, तब से स्टार्टिंग से ही मजबूत हैं हम, और हमेशा ऐसे ही मजबूत रहेंगे। पर मुझे जो ये बैन वगैरह में फंसाया गया ना, इस चीज़ से थोड़ा ये था भाई कि कैरियर के लास्ट में जो गलती मैंने की ही नहीं, मैं इतना तक कहा मैंने कि भाई अगर मेरा नार्को टेस्ट करवा लो, अगर मैंने पूरी ज़िंदगी में अपने कैरियर में अगर मैंने कभी स्टेरॉइड लिया हो तो ये काम हम करते ही नहीं। हमें पता है भाई खेल से ज़्यादा हमें अपना जीवन का महत्व देखना पड़ता है, वही जीवन ही नहीं रहेगा तो खेल कहाँ से रहेगा। तो जो एलिगेशन लगा के मुझे भी फंसाया गया, चलो ठीक है, अब वही बात है, कर्मों का फल इनको सबको अच्छे तरीके से मिलेगा, बारी सबकी आती है। बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। तो देखिए, लगातार हम तमाम अपडेट इस मसले से जुड़ी हुई आप लोगों को पहुंचाते रहेंगे। मैं सोनिया सत्यानीता, नमस्कार, राम राम।